लीजिए सुनिए। देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के पहले भाग का 16वां बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। एक दिन तेज सिंह बालादवी के लिए विजयगढ़ के बाहर निकले। पहर दिन बाकी था जब घूमते फिरते बहुत दूर निकल गए। देखा कि एक पेड़ के नीचे कुंवर वीरेंद्र सिंह बैठे हैं। उनकी सवारी का घोड़ा पेड़ से बंधा हुआ है। सामने एक बारहसिंघा मरा पड़ा है। उसके एक तरफ आग सुलग रही है और पास जाने पर देखा कि कुमार के सामने पत्तों पर कुछ टुकड़े गोश्त के भी पड़े हैं। तेज सिंह को देखकर कुमार ने जोर से कहा, आओ भाई तेज सिंह, तुम तो विजयगढ़ ऐसा गए कि फिर खबर भी न ली। क्या हमको एकदम ही भूल गए? तेज सिंह हंसकर विजयगढ़ में मैं आप ही का काम कर रहा हूं कि अपने बाप का? वीरेंद्र सिंह, अपने बाप का, ये कहकर हंस पड़े। तेज सिंह ने इस बात का कुछ भी जवाब न दिया और हंसते हुए पास जा बैठे। कुमार ने पूछा, कहो चंद्रकांता से मुलाकात हुई थी? तेज सिंह ने जवाब दिया, इधर जब से मैं गया हूं चंद्रकांता से मुलाकात नहीं हुई। मैं अपने काम के ख्याल में पड़ा रहता हूं। इसी बीच में एक अय्यार को पकड़ा था। महाराज ने उसको कैद करने का हुक्म दिया, मगर कैद खाने तक पहुंचने न पाया था कि रास्ते ही में मेरी सूरत बना उसके साथी अय्यारों ने उसे छुड़ा लिया। फिर अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। कुमार, वे लोग भी बड़े शैतान हैं। तेज सिंह, और तो जो है ही है। बद्रीनाथ भी चुनार से इन लोगों के साथ आया है। वो बड़ा भारी चालाक है। मुझको अगर खौफ रहता है तो उसी का। खैर, देखा जाएगा, क्या हर्ज है। ये तो बताइए, आप यहां क्या कर रहे हैं? कोई आदमी भी साथ नहीं है? कुमार, आज मैं कई आदमियों को साथ ले सवेरे ही शिकार के लिए निकला। दोपहर तक तो हैरान रहा, कुछ हाथ न लगा। आखिर को ये बारहसिंगा सामने से निकला और मैंने इसके पीछे घोड़ा फेंका। इसने मुझको बहुत हैरान किया। संग के सब साथी छूट गए। अब इस समय तीर खाकर गिरा है। मुझको भूख बड़ी जोर की लगी थी। इससे जी में आया कि कुछ गोश्त भून के खाऊं। इसी फिक्र में बैठा था कि सामने से तुम दिखाई पड़े। अब लो, तुम ही इसको भूनो। मेरे पास कुछ मसाला था, उसको मैंने धो धाकर इन टुकड़ों में लगा दिया है। अब तैयार करो, तुम भी खाओ मैं भी खाऊं, मगर जल्दी करो, आज दिन भर से कुछ नहीं खाया। तेज सिंह ने बहुत जल्द गोश्त तैयार किया और एक सोते के किनारे जहां साफ पानी निकल रहा था बैठकर दोनों खाने लगे। बीरेंद्र सिंह मसाला पोंछ पोंछ कर खाते थे। तेज सिंह ने पूछा, आप मसाला क्यों पोंछ रहे हैं? कुमार ने जवाब दिया, फीका अच्छा मालूम होता है। दो तीन टुकड़े खाकर बीरेंद्र सिंह ने सोते में से चुल्लू भर भर के खूब पानी पिया और कहा, बस भाई मेरी तबीयत भर गई। दिन भर भूखे रहने पर कुछ खाया नहीं जाता। तेज सिंह ने कहा, आप खाइए चाहे ना खाइए, मैं तो छोड़ता नहीं। बड़े मजे का बन पड़ा है। आखिर जहां तक बन पड़ा खूब खाया और तब हाथ मुंह धोकर बोले, चलिए अब आपको नौगढ़ पहुंचाकर फिर फिरेंगे। बीरेंद्र सिंह चलो कहकर घोड़े पर सवार हुए और तेज सिंह पैदल साथ चले। थोड़ी दूर जाकर तेज सिंह बोले, ना मालूम क्यों मेरा सिर घूमता है। कुमार ने कहा, तुम मांस ज्यादा खा गए हो, उसने गर्मी की है। थोड़ी दूर गए थे कि तेज सिंह चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़े। बीरेंद्र सिंह ने झट घोड़े पर से कूदकर उनके हाथ पैर खूब कस के गठरी में बांध पीठ पर लाद लिया और घोड़े की बाग थाम विजयगढ़ का रास्ता लिया। थोड़ी दूर जाकर जोर से जफीर बजाई, जिसकी आवाज जंगल में दूर दूर तक गूंज गई। थोड़ी देर में क्रूर सिंह, पन्नालाल, रामनारायण और ज्योतिषी जी आ पहुंचे। पन्नालाल ने खुश होकर कहा, वाह जी बद्रीनाथ, तुमने तो बड़ा भारी काम किया। बड़े जबरदस्त को फांसा। अब क्या है, ले लिया? क्रूर सिंह मारे खुशी के उछल पड़ा। बद्रीनाथ ने, जो अभी तक कुंवर बीरेंद्र सिंह बना हुआ था, गठरी पीठ से उतार जमीन पर रख दी और रामनारायण से कहा, तुम इस घोड़े को नौगढ़ पहुंचा दो। जिस अस्तबल से चुरा लाए थे उसी के पास छोड़ाओ, आप ही लोग बांध लेंगे। ये सुनकर रामनारायण घोड़े पर सवार हो नौगढ़ चला गया। बद्रीनाथ ने तेज सिंह की गठरी फिर अपनी पीठ पर ला दी और अय्यारों को कुछ समझा बुझाकर चुनार का रास्ता लिया। तेज सिंह का मामूल था कि रोज महाराज जयसिंह के दरबार में जाते और सलाम करके अपनी कुर्सी पर बैठ जाते। दो एक दिन महाराज ने तेज सिंह की कुर्सी खाली देखी। हरदयाल सिंह से पूछा,
आजकल तेज सिंह नजर नहीं आते, क्या तुमसे मुलाकात हुई थी? दीवान साहब ने अर्ज किया। नहीं, मुझसे भी मुलाकात नहीं हुई, आज दरियाफ्त करके अर्ज करूंगा। दरबार बर्खास्त होने के बाद दीवान साहब तेज सिंह के डेरे पर गए। मुलाकात न होने पर नौकरों से दरियाफ्त किया। सभी ने कहा, कई दिन से वे यहां नहीं हैं। हम लोगों ने बहुत खोज की मगर पता न लगा। दीवान हरदयाल सिंह ये सुनकर हैरान हो गए। अपने मकान पर जाकर सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। अगर तेज सिंह का पता न लगा तो बड़ी बदनामी होगी। जहां से हो खोज लगाना चाहिए। आखिर बहुत से आदमियों को इधर उधर पता लगाने के लिए रवाना किया और अपनी तरफ से एक चिट्ठी नौगढ़ के दीवान जीत सिंह के पास भेजकर ले जाने वाले को ताकीद कर दी कि कल दरबार के पहले इसका जवाब लेकर आ जाना। वो आदमी खत लिए शाम को नौगढ़ पहुंचा और दीवान जीत सिंह के मकान पर जाकर अपने आने की इत्तला करवाई। दीवान साहब ने अपने सामने बुलाकर हाल पूछा। उसने सलाम करके खत दिया, जिसको दीवान साहब ने गौर से पढ़ा। दिल में यकीन हो गया कि तेज सिंह जरूर अय्यारों के हाथ पड़ गया। ये जवाब लिखकर कि वो यहां नहीं है, आदमी को तो विदा कर दिया और अपने कई जासूसों को बुलाकर पता लगाने इधर उधर रवाना किया। दूसरे दिन दरबार में दीवान जीत सिंह ने राजा सुरेंद्र सिंह से अर्ज किया, महाराज, कल विजयगढ़ से दीवान हरदयाल सिंह का पत्र लेकर एक आदमी आया था। ये दरियाफ्त किया था कि तेज सिंह नौगढ़ में है कि नहीं, क्योंकि कई दिनों से वो विजयगढ़ में नहीं है। मैंने जवाब में लिख दिया है कि यहां नहीं है। राजा को ये सुन ताज्जुब हुआ और दीवान से पूछा, तेज सिंह वहां भी नहीं है और यहां भी नहीं आया तो कहाँ चला गया? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि अय्यारों के हाथ पड़ गया हो? क्योंकि महाराज शिवदत्त के कई अय्यार विजयगढ़ में पहुंचे हुए हैं और उनसे मुकाबला करने के लिए अकेला तेज सिंह ही गया था। दीवान साहब ने कहा, जहां तक मैं समझता हूं कि वो अय्यारों के ही हाथ में गिरफ्तार हो गया होगा। खैर, जो कुछ होगा 2-4 दिन में मालूम हो जाएगा। कुंवर बीरेंद्र सिंह भी दरबार में राजा के दाहिने तरफ कुर्सी पर बैठे ये बात सुन रहे थे। उन्होंने अर्ज किया, अगर हुक्म हो तो मैं तेज सिंह का पता लगाने जाऊं। दीवान जीत सिंह ने यह सुनकर कुमार की तरफ देखा और हंसकर जवाब दिया, आपकी हिम्मत और जवामर्दी में कोई शक नहीं, मगर इस बात को सोचना चाहिए कि तेज सिंह के वास्ते जिसका काम ही अय्यारी है और अय्यारों के हाथ में फंस गया है, आप हैरान होने जाएं, इसकी क्या जरूरत? ये तो आप जानते ही हैं कि अगर किसी अय्यार को कोई अय्यार पकड़ता है तो सिवाय कैद रखने की जान से नहीं मारता। अगर तेज सिंह उन लोगों के हाथ में पड़ गया है तो कैद होगा, किसी तरह छूट ही जाएगा, क्योंकि वो अपने फन में बड़ा होशियार है। सिवाय इसके, जो अय्यारी का काम करेगा, चाहे वो कितना ही चालाक क्यों ना हो, कभी न कभी फंस ही जाएगा। फिर इसके लिए सोचना क्या? 10-5 दिन सब्र कीजिए, देखिए क्या होता है। इस बीच में अगर वो ना आया तो आपको जो कुछ करना हो कीजिएगा। बीरेंद्र सिंह ने जवाब दिया, हाँ, आपका कहना ठीक है, मगर पता लगाना जरूरी है। ये सोचकर कि वो खुद चालाक है छूट आवेगा, खोज न करना मुनासिब नहीं। जीत सिंह ने कहा, सच है, आपको मोहब्बत के सबब से उसका ज्यादा ख्याल है। खैर, देखा जाएगा। ये सुन राजा सुरेंद्र सिंह ने कहा, और कुछ नहीं तो किसी को पता लगाने के लिए तो भेज ही दो। इसके जवाब में दीवान साहब ने कहा, कई जासूसों को पता लगाने के लिए मैं भेज चुका हूं। राजा और कुंवर बीरेंद्र सिंह चुप ही रहे, मगर ख्याल इस बात का किसी के दिल से न गया। विजयगढ़ में दूसरे दिन दरबार में महाराज जयसिंह ने फिर हरदयाल सिंह से पूछा, कहीं तेज सिंह का पता लगा? दीवान साहब ने कहा, यहां तो तेज सिंह का पता नहीं लगता, शायद नौगढ़ में हो। मैंने वहां भी आदमी भेजा है, अब आता ही होगा, जो कुछ है मालूम हो जाएगा। ये बातें हो ही रही थी कि खत का जवाब लिए वो आदमी आ पहुंचा जो नौगढ़ गया था। हरदयाल सिंह ने जवाब पढ़ा और बड़े अफसोस के साथ महाराज से अर्ज किया, नौगढ़ में भी तेज सिंह नहीं है। ये उनके बाप जीत सिंह के हाथ का खत मेरे खत के जवाब में आया है। महाराज ने कहा, उसका पता लगाने की कुछ फिक्र की गई या नहीं? हरदयाल सिंह ने कहा, हां, कई जासूस मैंने इधर उधर भेजे हैं। महाराज को तेज सिंह का बहुत अफसोस रहा। दरबार बर्खास्त करके महल में चले गए। बात ही बात में महाराज ने तेज सिंह का जिक्र महारानी से किया और कहा, किस्मत का फेर इसे कहते हैं। क्रूर सिंह ने तो हलचल मचा ही रखी थी। मदद के वास्ते एक तेज सिंह आया था, सो कई दिन से उसका भी पता नहीं लगता।
अब मुझे उसके लिए सुरेंद्र सिंह से शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। तेज सिंह के चाल चलन, बातचीत, इल्म और चालाकी पर जब ख्याल करता हूं तबीयत उमड़ आती है। बड़ा ही लायक लड़का है। उसके चेहरे पर उदासी तो कभी देखी ही नहीं। महारानी ने भी तेज सिंह के हाल पर बहुत अफसोस किया। इत्तेफाक से चपला उस वक्त वहीं खड़ी थी। ये हाल सुन वहां से चली और चंद्रकांता के पास पहुंची। तेज सिंह का हाल जब कहना चाहती थी, जी उमड़ाता था। कुछ कह न सकती थी। चंद्रकांता ने उसकी ऐसी दशा देख पूछा, क्यों, क्या है? इस वक्त तेरी अजब हालत हो रही है, कुछ मुंह से तो कह। इस बात का जवाब देने के लिए चपला ने मुंह खोला ही था कि गला भर आया। आंखों से आंसू टपक पड़े। कुछ जवाब न दे सकी। चंद्रकांता को और भी ताज्जुब हुआ। पूछा, तू रोती क्यों है? कुछ बोल भी तो। आखिर चपला ने अपने को संभाला और बहुत मुश्किल से कहा, महाराज की जुबानी सुना है कि तेज सिंह को महाराज शिवदत्त के अय्यारों ने गिरफ्तार कर लिया। अब वीरेंद्र सिंह का आना भी मुश्किल होगा, क्योंकि उनका वही एक बड़ा सहारा था। इतना कहा ही था कि पूरे तौर से आंसू भर आए और खूब खुलकर रोने लगी। इसकी हालत से चंद्रकांता समझ गई कि चपला भी तेज सिंह को चाहती है, मगर सोचने लगी कि चलो अच्छा ही है, इसमें भी हमारा ही भला है। मगर तेज सिंह के हाल और चपला की हालत पर बहुत अफसोस हुआ। फिर चपला से कहा, उनको छुड़ाने की यही फिक्र हो रही है। क्या तेरे रोने से वे छूट जाएंगे? तुमसे कुछ नहीं हो सकता तो मैं ही कुछ करूं? चंपा भी वहां बैठी ये अफसोस भरी बातें सुन रही थी। बोली, अगर हुक्म हो तो मैं तेज सिंह की खोज में जाऊं। चपला ने कहा, अभी तो इस लायक नहीं हुई है। चंपा बोली, क्यों, अब मेरे में क्या कसर है? क्या मैं अय्यारी नहीं कर सकती? चपला ने कहा, हाँ, अय्यारी तो कर सकती है, मगर उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकती जिन लोगों ने तेज सिंह जैसे चालाक अय्यार को पकड़ लिया। हाँ, मुझको राजकुमारी हुक्म दें तो मैं खोज में जाऊं। चंद्रकांता ने कहा, इसमें भी हुक्म की जरूरत है। तेरी मेहनत से वे अगर छूटेंगे तो जन्म भर उनको कहने लायक रहेगी। अब तू जाने में देर मत कर, जा। चपला ने चंपा से कहा, देख मैं जाती हूं, पर अय्यार लोग बहुत से आए हुए हैं। ऐसा न हो कि मेरे जाने के बाद कुछ नया बखेड़ा मचे। खैर, और तो जो होगा देखा जाएगा। तू राजकुमारी से होशियार रही हो। अगर तुझसे कुछ भूल हुई या राजकुमारी पर किसी तरह की आफत आई तो मैं जन्म भर तेरा मुंह न देखूंगी। चंपा ने कहा, इस बात से आप खातिर जमा रखें, मैं बराबर होशियार रहा करूंगी। चपला अपने अय्यारी के सामान से लैस हो और कुछ दक्षिणी ढंग के जेवर तथा कपड़े साथ ले तेज सिंह की खोज में निकली। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के पहले भाग का 16वां बयान, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।